नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुंबई में एनसीपी के कुल 94 उम्मीदवार चुनावी मैदान में। धूल मुक्त मुंबई, स्मार्ट पानी मीटर का वादा, ट्रैफिक, पानी और सीवर पर प्राथमिकता। बीजेपी पर मुस्लिम बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर हमला। आरएलडी नेता ने कहा, जनहित में ही कब्जे हटाए जाते हैं। मंदिर मस्जिद पर कोई नहीं होगा नुकसान। सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण पर होगी कार्यवाही। परिवार संघ अयोध्या पहुंचे हरियाणा के कारागार मंत्री अरविंद शर्मा। रामलला के दर्शन पूजन के बाद राष्ट्रकथा कार्यक्रम के लिए रवाना। बैजीपुरा इलाके में प्रचार रैली के दौरान बवाल। इम्तियाज जलील के काफिले पर हमला। काले झंडे दिखाने के बाद गाड़ी पर हमला। पुलिस का लाठीचार्ज, हालात काबू में। रविंद्र चौहान के बयान पर लातूर में आक्रोश। रितेश देशमुख द्वारा पलटवार और भावुक प्रतिक्रिया के बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई। शीतलहर, ठंड और कोहरे के चलते हरिद्वार गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बेहद कम हो गई है। हर की पौड़ी समेत गंगा के घाटों पर नाम मात्र श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं। तीर्थ नगरी हरिद्वार में जबरदस्त कोहरा देखने को मिल रहा है। ये हर की पौड़ी को भी कोहरे ने अपने आगोश में कहीं ना कहीं ले लिया है। अगर देखा जाए, ये जो पूरा का पूरा आप तस्वीर जो है देख पा रहे हैं, ये हरिद्वार से जुड़ी तस्वीरें बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पूरी धर्म नगरी कोहरे के आगोश में घिरी हुई है और उस पर शीतलहर चलने से लोगों का जो जीवन है वो दूभर हो रहा है। आज सुबह से हर की पौड़ी पर घना कोहरा छाया है। कोहरे के चलते विजिबिलिटी कम बताई जा रही है और घाटों पर बने अस्थायी पुल भी धुंधले धुंधले से दिखाई दे रहे हैं। कोहरे की वजह से धर्म नगरी में ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। वैसे भी अगर देखा जाए तो मौसम विभाग का जो ठंड बढ़ने और कोहरे का अलर्ट है, वो शीतलहरी और कोहरे से आम आदमी को जीवन जो है वो जीना कहीं ना कहीं दूभर हो गया है। मुश्किल भरा कहीं ना कहीं लोगों का जीवन जो है वो हो गया है, क्योंकि विजिबिलिटी कम होने की वजह से लोग ना तो घर से बाहर निकल पा रहे हैं और ना ही घाटों पर पहुंचकर ठीक से दर्शन श्रद्धालुओं को हो पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो हरिद्वार से सामने आ रही है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एनसीपी ने अपना वचननामा जारी कर दिया है। मुंबई को केंद्र में रखकर पार्टी ने बुनियादी सुविधाओं, पानी, ट्रैफिक और प्रदूषण जैसे मुद्दों को प्रमुखता दी है। साथ ही उम्मीदवारों की सूची में सामाजिक और क्षेत्रीय संतुलन का दावा भी किया है। इस बीच बीजेपी पर मुस्लिम और बांग्लादेशी मुद्दे को लेकर सियासत करने का भी आरोप लगाया गया है। के वचननामे में कुल 94 उम्मीदवार उतारे गए हैं। इनमें 56 मराठी भाषिक और 23 उत्तर भारतीय उम्मीदवार शामिल हैं। बाकी के अन्य मध्यम वर्गीय और अन्य समाज से जुड़े उम्मीदवार हैं। उम्मीदवारों की सूची में 50 महिलाओं को टिकट देकर महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर जोर दिया गया है, जबकि 44 पुरुष उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें संतुलित समीकरण साधने की कोशिश दिखती है। मुंबई के लिए एनसीपी ने धूल मुक्त शहर, गरीबों के लिए घर और अतिरिक्त पानी की सुविधा का वादा किया है। पुरानी चौल और झोपड़पट्टियों में मुफ्त पानी की सुविधा देने की बात भी कही गई है। 2030 तक पूरे मुंबई शहर में स्मार्ट पानी मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही स्ट्रीट डॉग को लेकर भी अलग योजना लागू करने का भरोसा दिया गया है। वचननामे में मुंबई की सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक को बताई गई है। पार्टी का कहना है कि सड़कों की मिसिंग लिंक पूरे होने से ट्रैफिक काफी हद तक कम हो सकता है। झुग्गी झोपड़ियों में पानी और सीवर लाइन सुधारने को भी प्राथमिकता दी जाएगी। धूल, मिट्टी और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए नई तकनीक अपनाने की भी बात कही गई है। साथ ही बीजेपी की ओर से बार बार मुस्लिम और बांग्लादेशी विषय उठाए जाने पर एनसीपी करारा जवाब देती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 94 कैंडिडेट्स दिए हैं और हमारे जो कैंडिडेट्स सक्षम है, ग्राउंड लेवल पे पिछले 9 साल से काम करते हुए, चुनाव का पिछले 9 साल से इंतजार कर रहे हैं। जब जब वो कार्यकर्ता और जब जब वो पदाधिकारी या सिटिंग काउंसिलर्स को हमारी ज़रूरत पड़ी है, पक्षी पक्ष पूरी ताकत से उनके साथ खड़ा रहा है और जिस ताकत से 9 साल से वो काम कर रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले 16 तारीख को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अच्छे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स नगर सेवक चुन के लाएगी और यही जब चुन के आएंगे तब आने वाला
महापौर जो है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बगैर नहीं बनेगा। और इसी का डर जो है काफ़ी लोगों को हो रहा है। चुनाव का वक्त है, मुद्दे उठाते रहेंगे, चुनाव के वक्त लोगों को भटकाते रहेंगे। पोलराइजेशन की कुछ लोगों की आदत है, वो न करते हुए अगर मुंबई के हित में, मुंबई के लिए और मुंबई के लोगों के लिए क्या बेहतर कर सके चुनाव के उसकी बात करें तो बेहतर होगा। एनसीपी ने बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति का आरोप मढ़ते हुए कहा कि बीजेपी पूरी तरह से बौखलाई हुई है, लेकिन पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। लोग अब धर्म और जाति की राजनीति से ऊब चुके हैं। अमरनाथ नगर परिषद में बीजेपी ने कांग्रेस से हाथ मिलाया। मीरा भाईंदर और अकोट में एआईएमआईएम के साथ गए। ऐसे फैसलों के पीछे बड़े नेताओं की सहमति होती है। एनसीपी नेताओं का कहना है कि एक बार जनता में संदेश चला जाए तो डैमेज कंट्रोल से नुकसान नहीं रुकता। बीजेपी और कांग्रेस के विरोधाभासी गठबंधनों से मतदाता भ्रमित नहीं होने वाला। इस बार चुनाव में अलग नतीजे देखने को मिल सकते हैं। पार्टी का दावा है कि लोग विकास और बुनियादी सुविधाओं को प्राथमिकता देंगे। एनसीपी के वचननामे को लेकर मुंबई की जिम्मेदारी संभाल रहे नेता नवाब मलिक ने हमारे वरिष्ठ संवाददाता सर्वेश तिवारी से खास बातचीत में कहा कि अगर पार्टी सत्ता में सहभागी होती है तो ट्रैफिक, पानी, सीवर और प्रदूषण जैसे मुद्दों पर तुरंत और ठोस कदम उठाए जाएंगे और जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं उन्हें भी जनता ही जवाब देगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की एनसीपी पार्टी मुंबई महानगर पालिका में तकरीबन 94 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महायुति सरकार में साथ में है, इसके बावजूद भी अलग होकर अजित पवार की पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ रही है। क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र भी जारी कर दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं जिन पर मुंबई की पूरी जवाबदारी सौंपी गई है, एनसीपी के कदावर नेता नवाब मलिक जी। नवाब मलिक जी, राष्ट्रीय समाचार में आपका स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं कि घोषणा पत्र जारी कर दिया है आपने, क्या कुछ बुनियादी सुविधाओं को रखा है आपने ताकि मुंबई के जो मतदाता हैं वो आपकी तरफ आकर्षित हो सके? देखिए, हमने औरों से हट के कुछ बातें की है। हमने ट्रैफिक जाम को लेके जो उसकी समस्या का समाधान है, जो इंटरनल रोड है मुंबई शहर के, जो मिसिंग लिंक है, डेवलपमेंट प्लान में रास्ते तो हैं लेकिन एक किनारे बना है, दूसरे किनारे बना है, बीच में कनेक्ट नहीं है, तो मिसिंग लिंक को कनेक्ट करने का एक कार्यक्रम हमने कहा है जिससे ट्रैफिक कंट्रोल हो सकता है। हमने डस्ट फ्री सिटी की बात की, धूल मुक्त मुंबई। पहले मुंबई शहर में ब्रशिंग करके सड़कों को धोया जाता था, अब मुंबई का विस्तार इतना बड़ा हो गया है कि वो कार्यक्रम कार्यान्वित हो ही नहीं पाता है। शहर में धूल है, विजिबिलिटी नहीं है, एक एक्यूआई बढ़ा हुआ रहता है। तो हम चाहते हैं कि बजट हमारे पास है, नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो और जो प्रभावशाली ढंग से मुंबई में डस्ट फ्री शहर का कार्यक्रम था उसको लागू करें ताकि पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। हमने अपंगों, जो दिव्यांग है, उनके लिए अगर कार्यक्रम बनाने की बात की है बजट प्रोविज़न करके। हमने डेफ एंड डम जो बच्चे हैं उनके लिए हर एडमिनिस्ट्रेटिव वार्ड में स्कूल बनाने की बात की है। हमने कौशल विकास कार्यक्रम 5वीं कक्षा से पहले मुंबई महानगर पालिका के स्कूलों में चलता था, उसको पुनर्जीवित करने की बात की है। तो हमने कुछ अलग चीज़ें भी, जो कामकाजू महिलाएं हैं उनके लिए बड़ी संख्या में हॉस्टल बनाने की बात की है। तो लोगों से अलग हटके भी कुछ कार्यक्रम हमने जाहिर किए हैं। मुंबई सहित अगर महाराष्ट्र की बात करें, 29 महानगर पालिका है। जिस तरह से दिल्ली हाईकमांड कांग्रेस का एक मैसेज था कि मुंबई में अकेला चलो की रणनीति अपनाना है, शुरुआत में यहाँ से भी आवाज़ उठी कि हम अकेला लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी, लेकिन अब सुनाई पड़ रहा है कि बीजेपी अमरनाथ में इनको कांग्रेस साथ मिल रही है, महाराष्ट्र की जनता साथ मिल रही है, मीरा भाईंदर में एमआईएम को सपोर्ट कर रही है। नहीं, ऐसा है कि प्यार तो था लोगों में, अब खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों वाला मामला हो गया है। अब कांग्रेस और बीजेपी ने अमरनाथ में हाथ मिला लिया है। एमआईएम से भारतीय जनता पार्टी ने आकोट में मिलकर सत्ता बना ली है, मीरा भाईंदर में सपोर्ट कर रहे हैं। हमें लगता है कि सब लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। जो लोग अलग पार्टी पे डिफरेंस की बात कर रहे थे उनका चेहरा सामने आया और कम से कम अवैसी जी की पार्टी का भी चेहरा बेनकाब हो गया। एक सवाल बार बार सबके मन में गुजरा है, पत्रकार के मन में भी, क्या बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष या बीजेपी की पार्टी नवाब मलिक से डरती है? पहले ये बयान कि नवाब मलिक रहेंगे तो हमारी युति नहीं होगी, हम उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब बार बार वो जात पात की राजनीति कर रहे हैं, मुंबई के मलाड इलाके की, धारावी की, कुर्ला की। यहाँ पर कुछ आबादियाँ बढ़ रही हैं, कुछ लोग बुलाया जा रहा है, वोट का बढ़ोतरी होगी, इस तरह से अमित सटम बार बार बयान दे रहे हैं। इशारा आपकी तरफ भी हो रहा है, ठीक है? करते हैं क्या आपसे? ऐसा है कि चुनाव को
पोलराइज करने की कोशिश हो रही है। बीजेपी की चिंता इसलिए बढ़ रही है कि चुनाव पूरी तरह से पोलराइज नहीं हो रहा है। धार्मिक आधार पर चुनाव को पोलराइज करने का प्रयास विफल हो रहा है। इसलिए प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा बोलो चीज़ों को ताकि लोग पोलराइज हों। लेकिन सच्चाई ये है कि धर्म और जाति, भाषा, प्रांत की राजनीति को लोग ऊब रहे हैं और उसे नकार रहे हैं। इसलिए इस तरह की बातें बार बार उठाई जा रही हैं। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से रविंद्र चौहान ने लातूर में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख को लेकर बयान दिया, आप भी उनके साथ काम कर चुके हैं, किस तरह से एक महाराष्ट्र के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के बयान को देखते हैं और ऐसे नेता को, जिस नेता को सभी लोग लाइक करते थे? देखिए, ये गलत है। दिवंगत लोगों के बारे में कोई बयान नहीं दिया जाता है। ये एक सभ्यता है। हमें लगता है जो बयान उन्होंने दिया है वो शोभनीय नहीं है और इस तरह के बयान को हम कभी भी समर्थन नहीं कर सकते। नवाबली जो राष्ट्रीय समाचार से बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई। हरियाणा सरकार के कारागार मंत्री अरविंद कुमार शर्मा आज अपने पूरे परिवार के साथ अयोध्या पहुंचे, जहां महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर उतरने के बाद उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर में विराजमान रामलला का विधिवत दर्शन पूजन किया। दर्शन के उपरांत गोंडा के नंदनी नगर में पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह द्वारा आयोजित राष्ट्र कथा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए रवाना हुए। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में अरविंद शर्मा ने कहा कि अयोध्या पूरे देश के दिल में बसती है और हर भारतीय की इच्छा होती है कि वो प्रभु श्री राम के दर्शन करे। वहीं बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं से जुड़े सवाल पर उन्होंने पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की हत्या को निंदनीय बताते हुए कहा कि आने वाले समय में वहां बदलाव करना जरूरी होगा। ही मैं कहता हूँ मेरा परिवार मेरे साथ है, मेरी धर्मपत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी और मेरे रिश्तेदार सारे के साथ, और मैं सबको इस बात की कामना करता हूँ। मैं कहता हूँ पूरा देश के दिल में ये है कि एक बार अयोध्या जरूर जाए, भगवान श्री राम के दर्शन जरूर करें, रामलला के दर्शन जरूर करें। पूरे देश के अंदर ये भावना, ये जोश रहता है। हम भी इस कड़ी में आज भगवान श्री राम के दर्शन करने के लिए आए हैं और हम सबको यही शुभकामना, यही बात करते हैं। नए साल पर सबको बहुत बहुत शुभकामना और खूब अच्छे तरीके से हम सब आगे बढ़ें। मंत्री जी, इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख का मुद्दा सियासी केंद्र में आ गया है। लातूर दौरे के दौरान महाराष्ट्र के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चौहान के एक बयान ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, जिसे लेकर लातूर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। विलासराव देशमुख को लातूर की पहचान मानने वाले लोगों ने इस बयान को अपमानजनक बताया है। विवाद बढ़ने के बाद अभिनेता और उनके बेटे रितेश देशमुख ने भी तंज कसते हुए कहा था कि जो नेता लोगों के दिलों में बसते हैं उनकी यादें कोई मिटा नहीं सकता। अब इस पूरे मामले पर राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। इसी बीच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सामने आकर बयान को लेकर स्थिति स्पष्ट की है। फडणवीस लातूर में एक चुनावी रैली के दौरान कहते हुए नजर आए कि 2 दिन पहले पार्टी अध्यक्ष लातूर आए थे और उन्होंने जो शब्द कहे संभव है वो गलती से निकल गए हों। मुख्यमंत्री के मुताबिक इस बयान को लेकर माफी भी मांगी गई है। फडणवीस ने साफ कहा कि कांग्रेस से राजनीतिक लड़ाई अलग बात है, लेकिन विलासराव देशमुख के प्रति सम्मान में कोई कमी नहीं हो सकती। उन्होंने कहा विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के बड़े नेता रहे हैं और उनका योगदान कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। या ठिकाणी काही गोंधळ तयार झाला, काही कन्फ्युजन झालं। आमचे अध्यक्ष या ठिकाणी आले होते, ते बोलत असताना त्यांना त्या ठिकाणी हे सांगायचं होतं की राजकीय दृष्ट्या आपल्याला नवीन रेकॉर्ड तयार करायचा आहे, पण कदाचित त्यांचे शब्द हे चुकीच्या पद्धतीने गेले असतील, त्याबद्दल त्यांनी दिलगिरी व्यक्त केली आहे। पण मी जाहीरपणे सांगतो, काँग्रेस पक्षाची आमची लढाई असली तरी विलासराव देशमुखांबद्दल आम्हाला नितांत आदर आहे। या महाराष्ट्रातले एक महत्त्वाचं नेतृत्व ते आहे। मुंबई में बीएमसी चुनाव के बीच बांग्लादेशी और अवैध घुसपैठियों को लेकर जारी विवाद अब कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी जुबानी जंग में तब्दील हो गया है। बीजेपी के मुंबई अध्यक्ष अमित साटम ने आरोप लगाया है कि मुंबई में कुछ समुदायों की डेमोग्राफी बदलने की साजिश चल रही है
और बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाकर वोट जिहाद जैसे गंभीर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। इन आरोपों के जवाब में कांग्रेस विधायक असलम शेख ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। असलम शेख ने कहा कि जहां तक इस मुद्दे का सवाल है, देश में सरकार बीजेपी नियंत्रित है, महाराष्ट्र में भी सरकार उनकी है, जांच एजेंसियां भी उनके पास है, तो फिर 2014 से लेकर अब तक बांग्लादेशी अवैध घुसपैठियों को लेकर कोई भी ठोस कदम क्यों नहीं उठाया गया है, ये बड़ा सवाल है। न करता इथे लोकसंख्या वाढली, इथे मुसलमान वाढले आहेत, इथे बांगलादेशी आले आहेत, अशी काही घटना जर या देशामध्ये होत असेल तर सेंट्रल एजन्सी त्यांच्याकडे, बॉर्डर्स त्यांच्याकडे आहेत, कारवाई करण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे। हे ते काही करत नाही आणि फक्त जे आहे लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम अमित साटम भारतीय जनता पार्टीचं चालू। पंचमी पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। इस अवसर पर बाबा महाकाल का पंचामृत पूजन अभिषेक कर आकर्षक श्रृंगार किया गया। श्रृंगार उपरांत भगवान को भस्म अर्पित की गई। इस दिव्य आरती में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जय श्री महाकाल के उद्घोष से संपूर्ण मंदिर परिसर गुंजायमान हो उठा। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे जिसमें श्रद्धालु बड़ी संख्या में इस भस्म आरती में शामिल हुए और भगवान महादेव के दर्शन किए, साथ ही उनका आशीर्वाद लिया। मुंबई और महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी ने माहौल गरमा दिया है। बीजेपी के नेता और सरकार में मंत्री नितेश राणे ने बांग्लादेशी मुसलमानों और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर बेहद आक्रामक बयान दिया है। नितेश राणे ने दावा किया कि 17 जनवरी से बांग्लादेशी मुसलमानों को चुन चुन कर बाहर भेजने की कार्यवाही शुरू की जाएगी और 15 जनवरी को मुंबई में हिंदुत्व विचारधारा वाला महापौर बनाए जाने की बात भी उन्होंने कही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर कार्यवाही की जाएगी और मुंबई में किसी भी बांग्लादेशी को रहने नहीं दिया जाएगा। तो मुंबई में रहने वाले जो बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, जो जिहादी है, उन्होंने वो अपना बैग पैक करना चालू कर दे। 17 जनवरी से उनको यहाँ से निकालने का पूरा कार्यक्रम हमारा शुरू हो जाएगा। 15 तारीख को मुंबई के जनता के आशीर्वाद से हम मुंबई पे एक भगवाधारी आई लव महादेव के विचार का मेयर बिठाने जा रहे हैं और उसके बाद मुंबई में एक भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को या जिहादी को हम इधर रखेंगे नहीं। पकड़ पकड़ के हमारे योगी जी के वास्ते से चुन चुन के उनको ढूंढेंगे और 17 तारीख को उनको यहाँ से निकालने का कार्यक्रम शुरू करेंगे। मतलब 17 तारीख ये उनके लिए डेडलाइन है। 17 सुबह से उन्होंने मुंबई छोड़ देना चाहिए। असलम शेख ने तो अपनी मंशा खुले तौर पर जाहिर कर दी। वो कहते हैं हमें ममदानी जैसा ही मेयर चाहिए, किसी की जात दर्ज नहीं देखना चाहिए। ममदानी जैसा मेयर चाहिए तो ममदानी के पास भेजने के लिए टिकट मैं निकाल के देता हूँ। मुंबई में ममदानी जैसा को कोई भी मेयर मिलेगा नहीं। ये कोई किसी का अब्बा का पाकिस्तान नहीं है, ये हमारा हिंदू राष्ट्र है, ये हमारे हिंदुओं की मुंबई है। ममदानी की इतनी याद आ रही है ना, तो अमेरिका भेजने का टिकट मैं निकाल के देता हूँ, उधर चले जाना, फिर रिटर्न। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार।